Hello, I Shahnawaz welcomes you in this lecture, and I am continuing motion in a plane. And in this part 7 lecture, I will explain about one of the important law of vector addition, that is parallelogram law of vector addition. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ था और काफ़ी सिंपल था। बिल्कुल उसी का मॉडिफिकेशन है ये लॉ, दैट इज़ कॉल्ड द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जिस तरह से ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में हमने ट्रायंगल देखा था, ट्रायंगल की मदद से हमने वेक्टर का एडिशन किया था, उसी तरह से इस लॉ में पैरेललोग्राम का यूज़ होने वाला है, या फिर हम ऐसा कहें कि वेक्टर्स को हम पैरेललोग्राम के फॉर्म में शो करेंगे, देन वी विल ऐड टू देम। तो डेफिनेटली इट्स ऑल्सो अनदर मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन दैट कम्स इनटू द कैटेगरी ऑफ ग्राफिकल मेथड। ये भी एक तरह की ग्राफिकल मेथड है, ये भी एक तरह की ग्राफिकल मेथड है, ट्रायंगल लॉ की तरह ही। काफ़ी सिंपल सा लॉ है, बहुत आसान है, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। बस ध्यान से देखिए, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं और डेफिनेटली आपको देखते ही सारे याद हो जाएंगे, कोई ऐसी टफ चीज़ नहीं है। ध्यान से देखिएगा, बड़ा सिंपल सा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की। लेट अस कंसीडर द टू वेक्टर्स इन अ प्लेन। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेक्टर्स हैं। द वन वेक्टर इज अ वेक्टर पी, आप देख सकते हैं वेक्टर पी, और दूसरा वेक्टर है वेक्टर क्यू। ये वेक्टर एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। हमें क्या करना है, इस वेक्टर को ऐड करना है। इन वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की मदद ले रहे हैं तो सबसे पहले हमें वेक्टर क्यू जो है, जो सेकंड वेक्टर है, उस सेकंड वेक्टर को शिफ्ट करना है। डेफिनेटली हम जो शिफ्ट करेंगे वो इसके पैरेलल ही शिफ्ट करेंगे। अगर वेक्टर क्यू को मुझे शिफ्ट करना है तो मुझे इस तरह से शिफ्ट करना है कि इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो। ध्यान रहे, वेक्टर क्यू की डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। जिस डायरेक्शन में अभी वो पॉइंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में उसे पॉइंट होना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी हम वेक्टर क्यू को शिफ्ट करेंगे तो हमेशा हम वेक्टर क्यू के पैरेलल ही शिफ्ट करेंगे। इट मीन्स कि सपोज़ हमने इसको इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, इस डायरेक्शन में शिफ्ट किया तो अगला जो वेक्टर होगा वो इस तरह से होगा। आप देख सकते हैं ये जो वेक्टर है क्यू, ये बिल्कुल ये वाला क्यू यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। ये जो पहले वाला क्यू है वो शिफ्ट होकर यहाँ आ गया है, और यहाँ आने के बाद भी उसकी डायरेक्शन वही की वही है जैसी पहले थी। जब वेक्टर क्यू को हम शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से करेंगे कि इस वेक्टर क्यू का जो टेल है, वेक्टर क्यू का टेल और वेक्टर पी का टेल दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करें। तो डेफिनेटली हमने इसे ड्रॉ किया इस तरह से। यहाँ पर जब हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये हमने ड्रॉ कर लिया किस तरह से कि वेक्टर क्यू का टेल और वेक्टर पी का टेल दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं। अब जब ये कोइंसाइड कर लें तो आपके पास दो वेक्टर्स हो गए, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेक्टर हो गए हैं आपके पास, वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। और अब आपको इन्हें ऐड करना है या इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए अब हमें क्या करना होगा, रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए वेक्टर पी और वेक्टर क्यू का रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो रिजल्टेंट ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम देख रहे हैं तो यहाँ पर हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो पैरेललोग्राम ड्रॉ करने के लिए हमने क्या किया, इस वेक्टर क्यू के टिप से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है। इसी के पैरेलल वेक्टर पी के और वेक्टर पी के टिप से वेक्टर क्यू के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। ये इस तरह से पैरेललोग्राम यहाँ पर बन गया। अब ये पैरेललोग्राम जब बन गया, ठीक है, किस तरह से बनाया हमने पैरेललोग्राम, मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वेक्टर पी के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है। वेक्टर पी के पैरेलल ड्रॉ किया, इट मीन्स वेक्टर पी का जितना मैग्नीट्यूड है, वेक्टर पी का जितना मैग्नीट्यूड है उतने ही मैग्नीट्यूड का वेक्टर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। सिमिलरली वेक्टर क्यू के पैरेलल भी एक वेक्टर ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर भी इसका मतलब यही है कि वेक्टर क्यू का जितना मैग्नीट्यूड है उतना ही वेक्टर यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। कहाँ से, पॉइंट वेक्टर पी के टिप से, ठीक है। आप देख सकते हैं अब यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बनकर तैयार हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे ख़ास बात आप ये देखेंगे कि वेक्टर पी और वेक्टर क्यू जो है वो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर अप्लाई हो रहे हैं।
यहाँ पर हम देख सकते हैं, आपको याद आ रहा होगा जब हमने वेक्टर के बारे में आपको पढ़ाया था तब हमने आपसे कहा था कि जब भी हम किसी वेक्टर की बात कर रहे हैं और हम कहते हैं कि वेक्टर किसी पर्टिकुलर पॉइंट को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस वेक्टर का जो टेल होता है वही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है। उस वेक्टर का जो टेल होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है तो इसका वेक्टर ड्रॉ करने का मतलब ये है कि इस वेक्टर का जो टेल है, ये वाला जो पॉइंट है, यही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। इट मीन्स कि इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वेक्टर एप्लीकेबल है, या इसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ये वेक्टर जो है वो एक पर्टिकुलर फिजिकल पैरामीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेक्टर p और वेक्टर p और वेक्टर q इस पर्टिकुलर पॉइंट, इस पॉइंट पर एप्लीकेबल हैं, इस पॉइंट पर एप्लीकेबल हैं। ठीक है। सो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर दो वेक्टर जो हैं वो अप्लाई हो रहे हैं, एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर दो वेक्टर जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों वेक्टर p और q का रिप्रेजेंट या इनका रिजल्टेंट हमें ड्रॉ करना है। तो हमने पैरेललोग्राम बना दिया है, अब हमें इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करना है। तो याद रहे आपको कि ये था आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनली पैरेललोग्राम बनाने के बाद ये पहुंचा आपका फाइनल पॉइंट। ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल से फाइनल की तरफ, इट मीन्स कि इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल आपको ड्रॉ करना है इस तरह से। ठीक है। इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, डायगोनल कहाँ से शुरू होगा, ऑब्वियसली डायगोनल भी वहीं से शुरू होगा जहाँ से ये दोनों वेक्टर शुरू हो रहे थे। ठीक है। इट मीन्स कि इस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से ही डायगोनल स्टार्ट होना है। तो ये जो डायगोनल होगा, ये वाला जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल रिप्रेजेंट करेगा इस वेक्टर p और q के एडिशन को, इट मीन्स इनके रिजल्टेंट को। तो मैं कह सकता हूँ कि r इज़ बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर p एंड वेक्टर q का एडिशन, और ये कौन होगा, वेक्टर r। सो वेक्टर r इज़ अ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर p एंड q। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से आपने पैरेललोग्राम लॉ से पैरेललोग्राम बनाकर दो वेक्टर्स का जो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर एप्लीकेबल थे उनका रिजल्टेंट ड्रॉ कर लिया। सो यहाँ पर इसका स्टेटमेंट हम देखते हैं कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टेटमेंट क्या है। सो इट स्टेट्स दैट इफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग साइमल्टेनियसली एट ए पॉइंट कैन बी रिप्रेजेंटेड बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है। दो वेक्टर्स ए से जो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर साइमल्टेनियसली एक्ट हो रहे हैं, ठीक है, हम उन्हें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही रिस्पेक्ट में, दोनों के ही रिस्पेक्ट में पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप यहाँ पर इससे भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर एग्जांपल से कि यहाँ पर दो वेक्टर हैं, वेक्टर p एंड वेक्टर q, बोथ आर रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है। ठीक है। सपोज हमने कंसिडर किया कि ये जो वेक्टर p है ये रिप्रेजेंट हो रहा है साइड ए बी से, आप देख सकते हैं यहाँ पर साइड ए बी से, जबकि वेक्टर q रिप्रेजेंट हो रहा है साइड ए डी से। ठीक है। तो ये दोनों जो वेक्टर्स हैं, ये दोनों वेक्टर्स पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड है। ठीक है। So then the resultant is represented completely both in the magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. ठीक है। So resultant is represented completely both in the magnitude and direction। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को आपने ड्रॉ किया है, उस रिजल्टेंट को ड्रॉ किया है बोथ इन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ही रिस्पेक्ट में आपने जो रिजल्टेंट ड्रॉ किया है, ये रिजल्टेंट को आप देख सकते हैं। ये कब ड्रॉ करेंगे, जब आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करेंगे, जैसा कि प्रोसेस हमने आपको बताया। और देन ये रिजल्टेंट जो होगा वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होगा वेक्टर p। सो वेक्टर p एंड वेक्टर q अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट हो रहे हैं तो आप इस पैरेललोग्राम का एक डायगोनल ड्रॉ कर सकते हैं। ये डायगोनल बेसिकली कहाँ से पास होगा, ये डायगोनल पास होगा उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से जो हमने आपको बताया कि बेसिकली दैट इज़ द कोइंसिडेंट पॉइंट ऑफ द वेक्टर p एंड वेक्टर q, और इससे पास होकर वो बेसिकली पैरेललोग्राम के अपोजिट एंड पर जाकर मिलेगा जहाँ पर दोनों वेक्टर का एक्सटेंशन मिल रहा था। सो ये जो वेक्टर r होगा, यही वेक्टर r होगा दोनों वेक्टर p एंड q का एडिशन। ये वेक्टर p और q के एडिशन को या इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा।
So the resultant is represented completely both in the magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram passing through that point. So यहाँ पर कंक्लूजन भी देख सकते हैं, अभी हमने जो एग्जांपल देखा उसी के लिए. Thus the vector P and Q have been represented by the two adjacent side AB and AD respectively of the parallelogram. आप देख सकते हैं यहाँ पर दो वेक्टर्स को आपने पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड से शो किया हुआ है. किस तरह से, जो रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वेक्टर P रिप्रेजेंट हो रहा है साइड AB से और साइड AB से, और वेक्टर Q रिप्रेजेंट हो रहा है साइड AD से. ठीक है. So therefore according to the parallelogram law of vector addition the vector AC is equal to R. आप देख सकते हैं यहाँ पर वेक्टर AC is equals to क्या है, R. Then which represents the diagonal of the parallelogram passing through the point A. ठीक है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये बेसिकली पॉइंट A से पास हो रहा है. वो पॉइंट A पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पर दो वेक्टर एप्लीकेबल हैं या दो वेक्टर एक्टेड हैं. और ये जो वेक्टर AC है, वेक्टर R है, ये इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है. सो रिप्रेजेंट्स द सम और द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर P एंड Q. सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम. काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉ होता है ये. आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सपोज़ कोई पर्टिकुलर बॉडी है, उस बॉडी पर दो, इस तरह से ये एक पर्टिकुलर बॉडी है, इस बॉडी पर दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं दो अलग अलग डायरेक्शन में. एक है F1, दूसरा है F2. और आपको पता करना है कि बेसिकली इस बॉडी पर नेट फोर्स क्या होगा, मतलब नेट फोर्स इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगा. तो डेफिनेटली आप इस तरह से लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से इन्हें एक्सटेंड करके, ठीक है, यहाँ से नेट रिजल्टेंट फोर्स जो है वो पता कर सकते हैं. तो काफ़ी आसान सा लॉ है लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. व्हेन एवर यू वांट टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ द फिजिकल पैरामीटर विच रिप्रेजेंट्स द वेक्टर ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट. ठीक है. सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सा लॉ था, काफ़ी सिंपल सा लॉ था. आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा. और मैं इसके बारे में एक और बात बता दूं आपको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में, कि द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज़ अनदर वे ऑफ स्टेटिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. अगर आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की बात करें, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, तो हम कह सकते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज़ अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक है. हम देखेंगे इसका भी प्रूफ आने वाले सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में. हम इसका प्रूफ देखेंगे जब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, तब डेफिनेटली आई विल शो हाउ आई एम सेइंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन is also is the parallelogram law of vector addition is a modified form of the triangle law of vector addition. तो काफ़ी सिंपल सा लॉ था. ठीक है. आई होप आपको क्लियर हुआ होगा. सो इस लेक्चर को एटलीस्ट 2 से 3 बार ज़रूर देखिएगा ताकि आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों. थैंक यू, थैंक्स अगेन. और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. आपको सामने जो फेस आइकॉन दिख रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए ताकि हमारे आने वाले फर्दर लेक्चर्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें. थैंक यू, थैंक्स अगेन.